सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई 6 to 12। सो आज स्टडी करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक्स क्लासेस के लिए। ऑलमोस्ट आई थिंक 7, 8, 9 में ये टॉपिक आपके इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके एकेडमिक्स में, आपकी क्लासेस में। और एनटीएससी जो कि 10th में होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वेटेज रखता है ये एग्ज़ाम, ये टॉपिक सॉरी। और जनरल साइंस बेसिकली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब आगे प्रिपेयर करोगे आफ्टर ग्रेजुएशन और 12th के बाद, तो जनरल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, मेटल और नॉन मेटल। और ये बेसिकली केमिस्ट्री ब्रांच का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सो इसे आज हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस मेरे साथ आपको क्या करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा, और हो सके तो मेरे साथ नोट्स बना लीजिए ताकि आप रिवाइज कर सको उसे बिफोर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। तो आपने पहले पढ़ा होगा एलिमेंट, कंपाउंड, मैटर, मास। ठीक है। सो आपने एलिमेंट क्या है, एलिमेंट यानी धातु हिंदी में अगर मैं बोलूँ। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, साइंस ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल्स, यही सारी चीज़ों की स्टडी होती है केमिस्ट्री में। ठीक है। और अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। सो आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। ठीक है। रोज टेबल्स के फॉर्म में होते हैं, पीरियड्स होते हैं उसमें, और उसमें लेंथेनॉइड सेक्टिनॉइड सीरीज होती है। ठीक है। मैं भी दिखा भी दूंगा आपको। सो पीरियोडिक टेबल में क्या है, मोर देन 114 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। और बाकी की जो कैटेगरी बचेगी वो मेटल होगी, या फिर बीच में लाई करने वाली कैटेगरी बनेगी, जिसे हम जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी जो कैटेगरी होते हैं ये ना ही मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। सो अब जानते हैं अच्छे से कि मेटल क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये दो इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट्स याद रखने होंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है और ये बहुत ही ईजी होता है बट लॉजिकल है। ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिए हो सके तो। एन एलिमेंट कैन बी मेटल और नॉन मेटल। कोई भी धातु जो है वो मेटल भी हो सकती है या नॉन मेटल भी हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी मेटल, हर मेटल या हर नॉन मेटल एलिमेंट होगा, ये ट्रू है। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं या सही है। ठीक है। इसे मैं करेक्ट कहूँगा या मैं इसे कहूँगा ट्रू। इससे ट्रू फॉल्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं एनटीएससी एग्जामिनेशंस में और स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में भी, बट ये बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है। एवरी मेटल, हर मेटल और हर नॉन मेटल एक एलिमेंट ही है। ठीक है। और एक एलिमेंट जो होगा वो या फिर मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या फिर उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं कहूँ, ऊपर जो मैंने लिखा था पोटेशियम, ठीक है, आप देख सकते हो पोटेशियम मैंने लिखा था ना। पोटेशियम क्या है, एक मेटल है। सो पोटेशियम क्या है, एक एलिमेंट है। सो पोटेशियम इज ए मेटल। ठीक है। और एंड ऑल्सो एन एलिमेंट। ठीक है। ये ऑल्सो एन एलिमेंट। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आपका घर है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है guys, इसलिए इसको हल्के में मतलब ना एकदम आराम से समझो। एलिमेंट क्या है, आपका हाउस है। ठीक है। और आपके हाउस में क्या रहते हैं, मतलब आप लोग अपने घर में रहते होगे तो क्या फैमिली होगी ना आपकी, फैमिली में रहते हो। सो फैमिली में क्या, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब लोग होते हैं। सो एलिमेंट में ही आपका जो है एक कैटेगरी जो है वो है आपका एक कैटेगरी मेल होगी। ठीक है। यही कैटेगरी तो होगी ना, एक मेल होगी एक फीमेल होगी। ठीक है। सो एलिमेंट ये है, और फीमेल कैटेगरी जो है वो है नॉन मेटल। ठीक है। वो नॉन मेटल है, और मेटल और मेल कैटेगरी जो है वो मेटल है, ऐसे याद रखो। लेकिन क्या दोनों लोग एक ही घर में रहते हैं, तो आंसर क्या है, हाँ। आपके फैमिली में जो मदर होंगी, फादर होंगे, वो लोग एक ही घर में रहते होंगे। ठीक है। अरे मतलब कभी ना कभी तो एक ही घर में रहते होंगे। और फिर वो बेसिकली बिलोंग तो एक ही फैमिली को कर रहे हैं ना। ठीक है। आप ऐसे समझ लो ये फैमिली है। ठीक है। ये एक फैमिली है, एलिमेंट, एलिमेंट एक फैमिली है। और उसमें पार्ट आपकी मदर भी है, आपके फादर भी हैं। तो उसमें बेसिकली एलिमेंट जो है वो एलिमेंट, नॉन मेटल जो है वो भी एलिमेंट को बिलोंग करता है, और मेटल भी एलिमेंट को बिलोंग करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो इस स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है। तो मेटल्स दिखते कैसे हैं, फिजिकल में यही तो होता है, दिखते कैसे हैं और फील कैसे करते हैं। ठीक है। सो इसको लिख लीजिएगा मेरे साथ। सो दे आर यूजली शाइनी। ठीक है। उन्हें मेटेलिक लस्टर, लस्टर होता है। ठीक है। मेटेलिक लस्टर यानी चमक होती है। ठीक है। मेटेलिक लस्टर होगा। दूसरी चीज़, उनमें हाई डेंसिटी होगी, उनकी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख देता हूँ जनरल नॉलेज के हिसाब से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसे याद रखिएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपने दो चीज़ें अभी देख ली, इसको प्लीज़ मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके नोट्स बन जाएंगे और आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, याद रखेगी। ठीक है। सो दे आर डक्टाइल, और ये होते हैं डक्टाइल।
मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, लंबा सारा स्टेटमेंट लिखने का कोई मतलब है, वो बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है। वो बुक में आपके भी लिखा होगा, मेरे पास भी बुक होगी उसमें भी लिखा होगा, लेकिन हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश किया करिए ताकि आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। एग्जाम में इसलिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सो उसमें आप तुरंत लिख सको, और अगर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है तो आप अपने से भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। सो डक्टाइल, यानी इस डक्टाइल का मीनिंग बता दूं कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे एक पत्थर है उसे आप तार में नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन वही अगर एक कॉपर है, ठीक है, तो उससे आप तार बना सकते हो, कैन बी ड्रॉन इन वायर्स, ठीक। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर मैलिएबल, वो होते हैं मैलिएबल। सो मैलिएबल की मीनिंग आपको बता देता हूँ, मैलिएबल होते हैं मेटल सारे। सो मैलिएबल का मतलब होता है कन्वर्ट, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, वो शीट्स में बना दिया जा सकते हैं, ठीक है। सो मैलिएबल यानी कि जैसे कि कोई रॉक है, ठीक है, रॉक है, उसको आप तोड़ के फैला नहीं सकते, ठीक है, फैलते नहीं है रॉक, लेकिन वही अगर एक कॉपर एलिमेंट है तो उसे मतलब कि थोड़ा सा भी उसमें एडजस्टमेंट करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये होता है मैलिएबल, ठीक है। सो मैलिएबल का बस यही मतलब है, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ठीक है, अपनी फिजिकल स्टेट से उसे शीट में बदल देना। सो उनमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर याद रखना। ये ऑलमोस्ट एनटीएससी में आई थिंक हर दूसरे साल पूछा जाता है, मतलब कि कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और एसएससी जेई में भी ये पूछा जाता है बहुत हद तक, ट्रू फॉल्स टाइप में और यस नो टाइप में, ठीक है। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे याद रखना इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और किसके हैं आपको पता है, हीट, हीट आपने सुना होगा, हीट के भी हैं, ठीक है, हीट के भी हैं, और किसके हैं, साउंड के भी, ठीक है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। सो इसमें से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी एक स्टेटमेंट आ सकता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपने को ये स्टेटमेंट याद होगा तो आप आंसर कर दोगे, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं, हीट के भी हैं, साउंड के भी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मेटल्स आर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो इनका होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, एमपी करके लिख रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट शॉर्ट में, और सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एंड आर सॉलिड एट रूम, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। सो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेरे साथ जरूर लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑफ मेटल्स, राइटिंग पे मत जाइएगा, बस इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। सो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज होगी आपकी, रिएक्शन कराएंगे हम एसिड्स के साथ, ठीक है। सो मेटल्स कैन रिएक्ट विद एसिड इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो जैसे मैं एक मेटल लेता हूँ, उसको बोलते हैं जिंक, ठीक है, आई थिंक ये क्लासिफिकेशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है शॉर्ट में, ठीक है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन इसे बोलते हैं, जिंक है, और आपका जैसे पोटेशियम होता है ये लिखा जाता है, लेकिन हम कई बार जब रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या इसको पूरा लिखेंगे क्या, पोटेशियम प्लस H2SO4, ऐसा तो हम नहीं लिख सकते। तो हमने एक केमिकल सिंबल होते हैं हर चीज़ के, ठीक है, केमिस्ट्री में हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है हर एलिमेंट को, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको हाँ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिस्ट्री में। सो इसे ये बोलते हैं एलिमेंट को, हर एलिमेंट का है, पोटेशियम का के है, जिंक का Zn है, ठीक है। सो अब बात करते हैं उसकी रिएक्शन की, Zn प्लस हम डाइल्यूट, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन आपने पढ़ा होगा, डाइल्यूट प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब कि अब उसमें और कोई भी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे ही होता है ये, अगर कोई सॉल्यूशन है ए, मैं समझा भी देता हूँ, एक सॉल्यूशन है ए, ठीक, और एक सॉल्यूशन है बी, ठीक है। अब ए में अब फर्दर अब आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, कंसनट्रेटेड है, और अगर इसमें अभी भी कुछ मिला सकते हो, कुछ डाल सकते हो, मिक्स कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, ठीक है। सो Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4
की रिएक्शन हम कराते हैं तो हमको मिलता है जिंक सल्फेट, ठीक है, ZnSO4 और प्लस H2 हमारी गैस जो है ये इवॉल्व हो जाती है। ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सो जिंक को हमने रिएक्ट किया था सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जिंक एक मेटल है, ठीक है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट भी है मेटल भी है, ठीक है। सो एलिमेंट है और मेटल भी है, ये याद रखना। और H2SO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। और जिंक सल्फेट हमारा किस में बना है, एक्वस सॉल्यूशन में बना है, ठीक है। और H2 क्या है, गैस यहाँ से पास आउट हो गई, इवॉल्व कर गई है, ठीक है। सो ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, मैं समझाता हूँ। मेटल्स कैन रिएक्ट विद एसिड इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू मेक हाइड्रोजन गैस एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सो मेटल्स जो हैं वो आपका रिएक्शन प्रोसेस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के साथ, ताकि वो क्या बना सके, क्या फॉर्म कर सकें, सॉल्ट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन बनती है सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज है ये मेटल्स की। तो अब इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक है, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसका आंसर होता है ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, इसी से क्वेश्चन आते हैं। बस ये तो था एक्सप्लेनेशन। और एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बस यही आएगा आपको, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, ट्रू और नॉट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आंसर इज ट्रू। सो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कैसे, ठीक है। ये आपका मेटल है, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब रिएक्शन भी समझा देता हूँ मैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। एक वर्ड आया था ना डबल डिस्प्लेसमेंट, जो चीज़ पढ़ो पूरा क्लियर करके पढ़ो, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें आया है तो मैं इस रिएक्शन को समझा दे रहा हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो यहाँ पे आपने देखा Zn प्लस H2SO4, ठीक है, क्या फॉर्म किया, ZnSO4। यहाँ पे देखो Zn है, ये +2 वैलेंसी है, ठीक है। और SO4 क्या है, 2 नेगेटिव वैलेंसी है, तो +2 प्लस -2, ठीक, क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। सो Zn रिएक्ट करके आपका SO4 के साथ कंबाइन हो गया, और H2 का जो है वो बच गया, ठीक है। H2 अब किसी के साथ कंबाइन नहीं हो पाया, तो ये H2 ऐसे ही रह गया और ये इवॉल्व हो गया। इसीलिए ये जो सिंबल होता है इसे बोलते हैं इवॉल्व, यानी कि हाँ, पास आउट हो गया, इवॉल्व हो गई, ठीक है। H2 इवॉल्व हो गई आपकी गैस, ठीक है, ये ठीक है। तो आप इसको ये सब पढ़ने के लिए, बेसिकली रिएक्शन के लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये इसने डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 2 थी, इसकी भी वैलेंसी -2 थी, ठीक है, 2 नेगेटिव थी। सो यहाँ पे जिंक जो है वो SO4 के साथ कंबाइन होकर के H2 को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पे। सो इस सब रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होता है वैलेंसी, ठीक है। मैं भी उसका वीडियो प्रिपेयर करूंगा बहुत जल्द। CBSE 6 to 12 में आपको सब कुछ मिलेगा, बस लेकिन अभी के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे हमें कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो पहले शॉर्ट फॉर्म में इस समझ लेते हैं पूरे लेक्चर को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अच्छे से। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या मेटल्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, पहले लाइन लिख दे रहा हूँ, मेटल्स रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सा अच्छे से सोचो अगर, तो आप खुद ही बता दोगे। सो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। पर दिखाता हूँ मैं कैसे होगा। मान लीजिए जिंक ही है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ CuSO4, ठीक है। ये भी एक सॉल्ट है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, ये एक सॉल्ट है एक्वस सॉल्यूशन में। मैंने यहाँ क्या बोला, मेटल्स रिएक्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट यानी सॉल्यूशन है CuSO4। सो यहाँ पे क्या जिंक रिएक्ट कर जाएगा CuSO4 के साथ, बिल्कुल कर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बना लेगा ZnSO4 और Cu को यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, Cu रह जाएगा रेसिड्यू के फॉर्म में। सो यहाँ जिंक कंबाइन कर गया, सॉल्ट बना लिया अपना, ठीक है। सो ये सब पढ़ने के लिए आपको बेसिकली पीरियोडिक टेबल क्लियर होनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों ये सब कैसे सेपरेशन होता है, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, ये सब वैलेंसी से डिफाइन होता है, ठीक है। सो जिंक की वैलेंसी +2 होती है, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा SO4 के साथ, और इस Cu को बच जाएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं एक्टिविटी सीरीज, ये इसको पढ़ने के बाद आपको रिएक्शंस पूरे समझ में आ जाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जिंक बेसिकली मैंने कहा ना कि आ, आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो एक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं, मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव सीरीज। तो इसके लिए मैं नया वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप, एक्टिविटी
सीरीज, ठीक है। सो यहाँ पे होता है आपका पोटेशियम सोडियम, इसको लिख लो साथ में मेरे, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ठीक है, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। और आपका ये और आगे जाएगा, वन से मिनट, मैं पूरा डिटेल में आपको हर चीज़ समझाऊंगा, बस पहले आप मेरे साथ इन सब चीज़ों को लिख लो, ठीक है। मैं जैसे लिख रहा हूँ एकदम वैसे आप भी कहीं रफ में से लिख लो और उसे रिवाइज कर लेना। हाइड्रोजन, कॉपर, क्या, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड इट्स प्लैटिनम, ठीक है। सो इतना ऊपर मैंने क्यों लिखा, मैं आप लोग सोच रहे हो कि मैंने हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं लिख दिया, वर्टिकल में क्यों लिखा, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज हमेशा बॉटम टू टॉप ही लिखना है, ठीक है। आप भी किसी भी प्लेन शीट में लिख लो या फिर एक रफ कॉपी में भी लिख लो अच्छे से, ठीक है। शीट में मत लिखो, रफ कॉपी में लिखो ताकि आप रिवाइज कर सको उसे, ठीक है, नोट्स बना लो आप। सो इसे बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। सो लिख, पोटेशियम है ये, पोटेशियम, तो मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, ये वही मैंने बताया था ना, केमिकल सिंबल, केमिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये एलिमेंट्स के नेम है। सोडियम ये क्या है, केमिकल सिंबल, ये या फिर बोल सकते हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सो इस पूरे एलिमेंट को अगर मैं ना लिखूँ सोडियम, सिर्फ Na लिख दूँ, तो जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी उस समझ जाएगा कि ये सोडियम है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से होता है। सो इसे बोलते हैं हम लोग बैरियम, बैरियम, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये होता है एल्यूमिनियम, कुछ का नाम आपने सुना भी होगा, आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिंक, ठीक है, जिंक, ठीक है। ये होगा Cu को क्या बोलते हो आप, जिंक, बेसिकली ये Cr है, ठीक है, Cr है, Cr नहीं है, क्रोमियम है, ठीक है, Cr इसका क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्रोमियम, मेरे साथ लिख लो आप प्लीज। Fe को बोलते हैं आप लोग आयरन, ठीक है। इसकी वैलेंसीज टू होती है, थ्री होती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी मैं जब बढ़ाऊंगा तो सब चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ हर एलिमेंट्स की अलग अलग कहानी है, कैडमियम, और आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री बेसिकली में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं केमिस्ट्री में, तो वही होता है, कुछ एलिमेंट्स के साथ कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कैसी बात नहीं है कि सब एलिमेंट का हर चीज़ फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। CO को आप बोलोगे कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, और Na को बोलोगे आप निकल, Sn को बोलोगे आप टिन, ठीक है, Pb को बोलोगे आप लेड, लेड बोलते हैं इसे, H को बोलोगे आप हाइड्रोजन, और Cu को आप बोलोगे कॉपर, Hg को बोलोगे आप मरकरी, Ag को आप बोलोगे सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। Au होगा आपका गोल्ड, और ये होगा आपका प्लैटिनम, ठीक है। मेरे साथ अगर आपने लिख लिया हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब आप अच्छे से समझो इसे। सो ये जितने नीचे वाले मेटल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये लीस्ट रिएक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये सारी चीज़ें मोस्ट रिएक्टिव केस हैं। सो यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ मैं। सो ये जो मेटल्स हैं ऊपर वाले, ये हैं मोस्ट रिएक्टिव। सो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे, मेटल्स अपनी रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। यानी पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू गोल्ड, ठीक है। सो इसीलिए आपने सुना होगा कि सोना कभी घिसता नहीं, ठीक है, सोना खराब नहीं होता, क्यों, क्योंकि सोना कभी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, किसी चीज़ से। सोना जो है वो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए उसकी वैल्यू है, वो जैसा है वैसा बना रहता है लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम आते वक्त रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो डिक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक। सो इसीलिए जितने भी लोग एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव है, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इससे आप ऐसा भी समझ सकते हो, रिएक्टिविटी जो है वो ऊपर से नीचे आने वक्त डिक्रीज करती है, और इसे आपको याद रखना पड़ेगा सिंपली, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं, आप इसे याद कर सकते हो, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन। सो इसे अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये जो मैंने रिएक्शन पहले बताया आपको, Zn डिस्प्लेस कर गया Cu को, कॉपर को डिस्प्लेस कर गया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्यों,
क्योंकि आप समझ जाओगे ना कि हाँ, अब जैसे जिंक है और यहाँ पे आपका कैल्शियम है, ठीक है। सो अगर कैल्शियम है, कैल्शियम का मैं रिएक्शन कराऊँ H2SO4 के साथ, और वही जिंक का मैं रिएक्शन कराऊँ CaSO4 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि जिंक जो है वो कम रिएक्टिव है कैल्शियम से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। तो जी जब कम ताकत वाला आदमी ज़्यादा ताकतवर आदमी से नहीं लड़ सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है तो उनके पास ताकत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये कम रिएक्टिव है तो ये कैसे उसको डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बना लेगा, नहीं बना पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अगर CA को ले लूँ ZnSO4 के साथ, ठीक है। मैं कैल्शियम का रिएक्शन करा दूँ जिंक सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होकर के जिंक बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव या फिर ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। मोर रिएक्टिव है तो ज़्यादा ताकतवर क्या करता है, कमज़ोर को हमेशा हटाता है या दबाता है, भगाता है, ठीक है। सो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये लेफ्ट आउट हो जाएगा, ठीक। समझ गए होगे आप? तो यही सब रिएक्शंस होती हैं, तो इसमें एक फ़ायदा मिलता है अगर आपको ये याद हो तो। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ट्रू फॉल्स करके कि क्या मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो टफ बनाने के लिए पेपर यही सब चीज़ें कंपटीशन है, ठीक है। जिसे याद होगा, जिसे मेमोरी अच्छी होगी, वो इजिली सॉल्व आउट कर जाएगा, ठीक है। आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कैडमियम, ट्रू और फॉल्स। तो अब जैसे पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आंसर कर पाएगा, ठीक है। सो इसलिए आप इसको याद कर लो, और मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। एक 2 से 3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करते रहोगे हर हफ्ते, तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम को पहले एक बार रिवाइज कर लेना बस। सो अब देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। सो नई स्लाइड देखते हैं आप। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो मेटल्स क्या करते हैं, पहले कुछ मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ उसे आप लिख लो, ठीक है। मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज गिव आउट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड सच एज HCl H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। दीज आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। सो एक टॉपिक आता है एक्टिव मेटल्स एंड इनएक्टिव मेटल्स। सो एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, पहले यहाँ पे लिखो आप, एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, ठीक है। मेटल्स अबव हाइड्रोजन, जो कि रिएक्ट करें, जो कि हाइड्रोजन गैस को दें, ठीक है, विथ ऑन रिएक्शन विथ HCl। सो इसको मैं लिखता हूँ, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, AS कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। इन एक्टिविटी सीरीज विच गिव आउट, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन गैस दें, विच गिव आउट H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, when reaction with, when react with, या फिर आप लिख सकते हो when react with HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2SO4। सो इसे बोलते हैं आप एक्टिव मेटल्स। सो एक्टिव मेटल्स कौन कौन से होंगे, अबव हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, अबव हाइड्रोजन। सो अबव हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, आपका लेड है, टिन है, निकल है, आप एक्टिविटी सीरीज में देख लेना। सो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सो पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, ये क्या है, आपके एक्टिव मेटल्स हैं। और इनएक्टिव मेटल्स जो हैं वो जो कि हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, ठीक है, और जो कि इवॉल्व नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस को व्हेन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। सो HCl और H2SO4, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के एग्जाम्पल हैं आपके HCl और H2SO4। सो ये सब मेरे साथ आप नोट्स बना लो, क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। सो मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूँ इसी से कई हद तक क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको याद भी रहना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी इससे। सो इनएक्टिव मेटल्स वही हैं जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे व्हेन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। नोबल मेटल्स, एक टॉपिक आता है नोबल मेटल्स, वैसे इनएक्टिव भी लिख ही लो, इनएक्टिव मेटल्स, ठीक है, इनएक्टिव मेटल्स। लेकिन अगर एक्टिव मेटल याद है तो आपको याद ही होगा, इनएक्टिव आप बता ही दोगे। सो बिलो हाइड्रोजन, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, बिलो हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि नहीं देते हैं, which don't evolve hydrogen, which don't evolve hydrogen on reaction with dilute acids, which don't evolve hydrogen या नहीं देते हैं evolve hydrogen when react with dilute acids, dilute acids, ठीक। और अब बात करते हैं नोबल मेटल्स की। सो वेट अ मिनट,
ठीक है। सो नोबल मेटल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैसे ये भी है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नोबल मेटल्स ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो मेटल्स लाइक गोल्ड प्लैटिनम, सबसे पहले आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लैटिनम हो गया, जो कि रिएक्ट ही नहीं करता है किसी चीज़ से। एक्टिविटी सीरीज जो कि एकदम बिलो होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, एंड आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। गोल्ड प्लैटिनम आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, आर लीस्ट रिएक्टिव, और इसके एग्जांपल्स भी यही है, ठीक। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। सो नोबल मेटल्स में आपके जो एग्जांपल्स हैं वो यही हैं, गोल्ड और प्लैटिनम, और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इन्हीं को नोबल मेटल्स कहा गया है। सो एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं। एक रिएक्शन लिख लो, मैग्नीशियम प्लस O2, 2Mg प्लस O2, सो ये बनेगा आपका 2MgO, ठीक। ये होगा आपका सॉलिड स्टेट में बनेगा, ये 2MgO है गाइस, ठीक है, O। और ये जो है ये भी आपका सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम। सो यहाँ पे क्या है, मेटल्स जो हैं, नॉट ऑल, ठीक, मैनी मैनी मेटल्स जो हैं वो बर्न होते हैं ऑक्सीजन में, बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, टू प्रोड्यूस, ठीक है, आपका मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लिखो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो इजीली विद ब्राइट फ्लेम बर्न होते हैं, ठीक है, वो इजीली बर्न होते हैं ब्राइट फ्लेम के साथ। और लेकिन जो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर हैं, ये बहुत ही स्लोली बेसिकली रिएक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा हीट होने पे। और सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो रिएक्शन नहीं देते हैं। सो इसीलिए आपने सुना होगा कि चांदी और सोना की ऑर्नामेंट्स बनते हैं, क्योंकि वो हवा से बेसिकली ख़राब नहीं होते हैं, इसका यही मतलब है, वो लंबे समय तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। बट और जगहों पे आयरन वगैरह पे आप देखो कि जंग लग जाता है, ठीक है, जिसे रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है उनका जब रिएक्शन होता है तो वो उनका कलर जो है ब्राइट फ्लेम हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ब्राइट हो जाता है। और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो है वो बेसिकली बहुत ही हल्का रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होने पे, ठीक है, ये इसमें लिखा है। सो अब देखते हैं क्या चीज़ है, एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। सो एल्कलीज आप पढ़ोगे आप एल्कलाइज, ठीक है। सो Na2O प्लस H2O 2NaOH, ठीक है। सो इसे बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल्स जो डिजोल्व हो जाए वाटर में। सो वाटर के साथ अब आप रिएक्शन पढ़ोगे, किसका, मेटल का नहीं, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन आप पढ़ोगे वाटर के साथ, ठीक। सो इसको भी अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, मेरे साथ थोड़ा टाइम दीजिए आप। सो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ आपका मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन। सो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ Na2O प्लस H2O, तो क्या बनेगा, सो इट्स सिंपली 2NaOH, इसे बोलोगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सो Na2O को क्या बोलोगे आप, सोडियम ऑक्साइड, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, इसे बोलोगे आप सोडियम ऑक्साइड। और H2O को आप बोलोगे हाइड्रोजन ऑक्साइड या आप वाटर, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। सो यहाँ देखो आप Na2O, Na के पास बेसिकली टू मोल्स ऑफ Na है, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पे भी 2 मोल्स ऑफ बेसिकली Na है। और यहाँ पे O वन टाइम वन मॉलिक्यूल, फिर ये वन मॉलिक्यूल, तो कितने हो गए टोटल, 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे पहले 2 लिखा है ना, तो यानी 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इतना तो पता होगा ना, कोई चीज़ जब पहले लग जाती है, सो 2 अगर इसे बोलते हैं, अगर आप 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये 4 होता है, ये इंटू का साइन होता है, अगर इसे कुछ नहीं लगा हो, सो 2n लिखूँ अगर मैं, तो यहाँ पे क्या है 2n, तो n का जो है वो दुगना होगा, ठीक है। जैसे आप x लेते हो, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे होता है ना 2x
ठीक है, स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, प्लस 4x-3 ऐसे टाइप की इक्वेशन होती है ना। सो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है, थोड़ा मैथ्स आपको समझना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक हो गई, लेकिन लीनियर जो होती है क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर जो होती है उसे बोलते हैं 2x+4, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग 6, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, x क्या है, x का ट्वाइस हम लोग ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो वही यहाँ पे अगर पहले लिखा है 2 तो यानी NaOH का ट्वाइस, यानी NaOH के डबल हो रहा है, ठीक है। Na के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो अब समझाता हूँ आपको। सो ये सब बेसिकली आपने केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो बहुत बेसिक टॉपिक है, ऑलमोस्ट 6-7 से आता है शायद। सो इसे बोलते हैं आप लोग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये एक वर्ड होता है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और इधर साइड आपका बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आप देखो वाटर है, मैंने 2 सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करा, बना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या था, एक मेटल ऑक्साइड था, ये मेटल ऑक्साइड था, ये क्या था, वाटर था। वाटर के साथ क्या ये रिएक्ट कर गया कम्प्लीटली, तो हाँ इसका आंसर है यस, ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया। और इसका स्टेट क्या होगा, अब आप खुद सोचो, वाटर क्या है, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। Na2 मेटल ऑक्साइड किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये रिएक्ट हो गया। सो सॉलिड लिक्विड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस है। हाँ, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि सभी मेटल रिएक्ट करते हैं, वाटर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कुछ ही करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या एक्सेट्रा, जो कि डिजॉल्व होते हैं वाटर में टू प्रोड्यूस सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स, सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कलीज है, एल्कली है, ठीक है। और ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स लाइक कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से, बट कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आप अच्छे से देखो इसे, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पे एक अनदर ऑक्साइड ले रहा हूँ मैं मेटल का, कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ठीक है। सो ये क्या बनाएगा, देखो आप, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, सॉलिड, ठीक है। ये वाटर क्या था, लिक्विड। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसका स्टेट क्या है, सॉलिड, और जो रिएक्टेंट था उसका भी, एक जो रिएक्टेंट था उसका स्टेट था सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स लाइक कैल्शियम, एल्यूमिनियम डू रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसका जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड है, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई है, पार्शियल रिएक्शन हुई है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो बेसिकली सॉलिड है, ठीक है। सो यही इसीलिए इसे बोला गया है डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और ऊपर वाले में क्या बना था, सॉल्युबल प्रोडक्ट बना था वाटर में, क्यों, क्योंकि उसका स्टेट क्या था, एक्वस था, ठीक है। आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टाइप का, आप इतना समझ सकते हो, मैं इससे अच्छा तो नहीं समझा सकता, मैं बहुत पूरी कोशिश किया मैंने आपको समझाने की, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। सो Al2O3 ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 ले लेते हैं, प्लस H2O ले लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो ये बनेगा आपका 2Al OH3, ठीक है, ये OH3 ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए गाइस। सो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये बन रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन इसका भी जो स्टेट है वो होगा सॉलिड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना, सॉलिड, ये क्या था, लिक्विड। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये सॉलिड बना, तो ऐसे कुछ ही मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम और एल्यूमिनियम जो हैं, ये बेसिकली इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, यहीं से क्वेश्चन आते हैं गाइस, यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, बस यही यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इस चैनल के बेसिकली जरिए, ठीक है। CBSE 6 to 12 की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो एकेडमिक से ही पूछे जाते हैं, बट उनका लेवल क्यों हाई हो जाता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली इन डेप्थ आप एनालिसिस नहीं करते हो हर चीज़ की। तो यहाँ से इस चैनल के जरिए आप CBSE 6 to 12 में इन डेप्थ एनालिसिस करो, हर चीज़ का निचोड़ निकालो, फिर उसको याद रखो, तो आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाएगा, एजुकेशन बहुत ईजी हो जाएगी। सो कैल्शियम और एल्यूमिनियम ही कुछ ही ऐसे, यही दो हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स हैं, जिनके ऑक्साइड्स जो हैं रिएक्ट करने के बाद बेसेस बनाते हैं, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स जो हैं रिएक्ट करने के बाद, देयर ऑक्साइड्स
oxides when react with, ठीक है, वाटर, विथ वाटर फॉर्म बेसेस, ठीक है, ये बेसेस बनाते हैं। और ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना था, ठीक है, ऊपर भी एक स्टेटमेंट आप लिख लो यहाँ पे NaOH में, तो यहाँ पे लिखो इन Na2O मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए रेयर ऑक्साइड्स जो है, इनके ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ, नहीं मेटल यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है। देयर ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कलीज, देयर ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती है? वाटर सॉल्युबल बेसिस, ठीक है। एल्कलीज को सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। लिख लो यहाँ पे, लिख लो, ठीक है, अच्छे से। सो यहाँ पे कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, रुक जाओ। हाँ, अब लिख लो यहाँ पे एल्कलीज क्या होते हैं, डायरेक्ट आपको याद भी रहेगा, एल्कलीज, ठीक है, ये एक केमिकल टर्म है केमिस्ट्री का। सो इसे बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली, इज कॉल्ड एल्कली, या वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर, एल्का एल्का बेस, ठीक है। और अगर सिंगुलर बोलोगे वाटर सॉल्युबल बेस तो एल्कली हो जाएगा, प्लूरल बोलोगे वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। एल्कली सिंगुलर है, एल्कलीज प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे आप देखो ये एल्कली बेस कहाँ से आ रहा है, तो इसका बेसिकली एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तब देखेंगे हम, उसकी भी वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, ठीक है, लेकिन पहले आप मेटल नॉन मेटल समझ लो अच्छे से। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो ये टॉपिक हो गया, ये क्या था, ये टॉपिक क्या था? ये टॉपिक था आपका मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अब हम जानेंगे मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, ठीक है। सो यहाँ से देखो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक है। अब हम एसिड्स के साथ रिएक्शन देखेंगे, ठीक। सो देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रैंडम सा ले लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूँ, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसिड का है ना, तो HCl लेते हैं, HCl ही होगा, HCl ले लेते हैं, HCl हो गया। सो ये क्या बनेगा आप बता सकते हो? सो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H, ठीक है। सो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे H सिंगल नहीं निकलता है, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। CaCl2 हो गया प्लस यहाँ पे H2 हो गया, ठीक है, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड बना और H2O बन गया, ठीक है, O है ना यहाँ पे CaO, ठीक है, तो यहाँ पे O बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ साथ टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ये एक सॉल्ट है, नमक, ठीक है, और H2O क्या है? वाटर है। आप जो अपने होम में सॉल्ट यूज़ करते हो उसको बोलते हैं NaCl, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। नमक जो हम लोग डेली बेसिस में कंज्यूम करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ये जो है ये कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कैल्शियम की सॉल्ट बनी है, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका? ये मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है आपका? एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये बनाता है सॉल्ट और वाटर, वाटर यहाँ पे रिलीज हुआ। तो यहाँ से आप देखो कि जब एक मेटल ऑक्साइड, सिंपल वर्ड्स में इसमें यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मैं इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कराता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ नोट्स दे रहा हूँ उसी से क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत ही हद तक क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए थे बहुत क्वालिफाई भी किए, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि बेसिक लर्निंग ही करनी है, बस उससे एनालिसिस डिटेल करना है, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस जो भी पढ़ो डेप्थ में पढ़ो। सो मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे आप समझो मेटल ऑक्साइड जो है जब रिएक्ट करेगा आपका HCl यानी कि एसिड के साथ, यानी एसिड के साथ, तो आपका क्या निकलेगा बता सकते हो? कैल्शियम क्लोराइड क्या है आपका? सॉल्ट है, ये आपका सॉल्ट है, और क्या निकलेगा? वाटर, बस इसे लिख लो, यही मूल मंत्र है, यही है। मेटल ऑक्साइड का जब एसिड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगी? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, बस यही आता है। कई बार डायरेक्ट ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे यही पूछ देते हैं, और ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आ जाता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाता है, NTSC वगैरह में सॉल्ट बनेगी या वाटर बनेगा, ठीक है, यही सब आपका आता है। सो अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड का एसिड्स के साथ रिएक्शन हो गया, और
कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स होते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन फेमस यही है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आए हैं। सो एसई ऑक्साइड्स होते क्या हैं, जो कि दोनों के कैरेक्टर शो करें, ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जो कि बोथ कैरेक्टरिस्टिक शो करें एसिड्स और बेसिस के दोनों। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, द ऑक्साइड्स, ठीक है, सिंपल से लिखो, द ऑक्साइड्स विच shows which shows characteristics characteristics of both acids and bases, ठीक। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसे याद रखना। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे पहले एक चीज़ और देख लेता हूँ। जैसे मैंने एम्फोटेरिक का एग्जांपल दिया था, सो यहाँ पे आप देख लो, मान लीजिए जिंक के ऑक्साइड है, ठीक है, उसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसी बेस से, ठीक है, मैं रिएक्ट करा रहा हूँ 2NaOH के साथ, और तब ये क्या बनेगा, Na2 बनेगा ZnO2, ठीक है, ये रिएक्शन आप याद रखो, ठीक है, ये फेमस रिएक्शन जो हैं सारी मैंने लिख देता हूँ, ठीक है, इसी से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएंगे, और जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स अगर सुन रहे होंगे तो उनके लिए भी ये NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है, ठीक है, ये जो अगर आप पढ़ लोगे ये सारी चीज़ें तो आपके फ्यूचर में भी आपकी बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज रहेगी आपको, और NTSC में भी आप अच्छा करोगे अगर आप एग्जाम दोगे तो, ठीक है। और जो लोग आगे IIT नीट की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है, उसके लिए भी ये फाउंडेशन कोर्स है, इसे प्लीज़ अवॉइड ना करें, अच्छे से इन डिटेल स्टडी करें, इन डेप्थ में हर चीज़ बताऊंगा, बस मेरे साथ नोट्स बनाएं और रिवाइज करें, और हमेशा अपडेट रहें नॉलेज के साथ, ठीक है। सो अब देखिए क्या है, सो इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 को क्या बोलेंगे आप लोग बेटा, इसे बोलेंगे आप सोडियम जिंकेट, इसका नाम है, ठीक है, जिंकेट, इसको ये पढ़ेंगे Na2ZnO। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँ कि ऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा, मेटल ऑक्साइड का, मैं लिख दे रहा हूँ मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद बेस, ठीक है, सो दे रिलीज वाटर, ठीक है, वाटर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ आपका सॉल्ट भी रिलीज करेंगे, ठीक है। सो सिंपल है, वही चीज़ है, सोडियम सिंकेट भी एक सॉल्ट ही है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन। सो अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो ये हो गया था, अब यूजेस देखते हैं, अब सिंपल से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स, सिंपल, ठीक, यूजेस पे आते हैं आप। सो मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हो, आपके जेट एयरवेज हो गए, आपकी कार्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ जो भी आप एवरीडे यूज़ कर रहे हो उसमें मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, ठीक है गाइस, टेलीफोन हो गया आपका, हर चीज़ में मेटल्स का यूज़ है। सो देखते हैं, सिंपल सा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लिख लो बस। मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिजेस, रेलवेज, एरोप्लेन्स, डीजल मोबाइल यूनिट्स, ठीक है, DMU, इलेक्ट्रिक मोबाइल यूनिट्स, EMU, मोटर कार्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन्स, टेलीविजन, इंटरप्लानिटरी स्पेस व्हीकल्स, ठीक है, ISB जिसे बोलते हैं, PSLV, ठीक है, और इवन कॉमन आर्टिकल्स लाइक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स बाय हैमरिंग। सो गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं उसमें भी थोड़ा सा मेटल यूज किया जाता है। नोबल मेटल की बात करते हैं, तो नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोरोजन और ऑक्सीडेशन जैसे प्रोसेस से रेजिस्टेंस है, ठीक है, उनका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, और एक होता है रोडियम, टेंटैनम, ठीक है। सो नोबल मेटल्स यही होते हैं जिन पे कोरोजन और ऑक्सीडेशन जैसे प्रोसेस फेल हो जाए, ठीक है, जिसपे कोई असर ही ना हो कोरोजन का और ऑक्सीडेशन का। कोरोजन बेसिकली रस्टिंग जो होती है, जैसे आयरन में क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है, आयरन में क्या होता है, आयरन किससे रिएक्ट करता है, Fe+O2, आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है Fe2O3, ठीक है, 2Fe जब 3O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2Fe2O3, ठीक है, 4Fe
ठीक है। यहाँ पे 4Fe जब 3O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, यहाँ पे देखो ना 4 हो गए आयरन के मॉलिक्यूल्स और 6 होने चाहिए, तो 3 2 6, हाँ 4Fe प्लस 3O2 जब बनेगा तो 2Fe2O3, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ 4Fe। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये 3O2 ये सब जो है ये बैलेंस करने के लिए होता है रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ताकि बैलेंस रहे। सो 2Fe2O3, इसको भी मैं बताऊंगा अच्छे से अपने वीडियोस में, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया रस्ट, ठीक है, ये जंग लग गया इसमें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन में बेसिकली यही, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्ट, ठीक है, जंग लगना या फिर खराब होना, कोई भी चीज़ एलिमेंट बेसिकली मेटल्स में ही होता है, ठीक है, कोरोड हो गया यानी कि डिटोरिएट हो गया, डिटोरिएट, ठीक है, डिटोरिएट या डिस्ट्रक्ट, ठीक है, थोड़ा खराब हो गया उसका, या फिर लस्ट खराब या चमक खराब हो गई, या फिर उसका टेक्सचर खराब हो गया, कुछ भी चीज़ें बस खराब होने को बेसिकली बोलते हैं डिटोरिएट होना, ठीक है। सो कोरोजन वही करता है मेटल्स के साथ, खराब करता है थोड़ा थोड़ा, ठीक। सो नोबल मेटल्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे आप एक लाइन लिखो स्टेटमेंट वाइज वही, सो यहाँ पे लिख लो आप, नोबल मेटल्स जो है, नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, यहाँ पे आपका गोल्ड ही आएगा, गोल्ड, प्लैटिनम आर रेजिस्टेंट, आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक, ठीक। सो अब आप अच्छे से मेटल्स को समझ लिए हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है एलॉयज, ठीक है। सो एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं टू और मोर मेटल्स का इन अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द मेजर कंपोनेंट जो होता है वो मेटल होता है। मोस्ट प्योर मेटल्स आइदर टू सॉफ्ट, ब्रिटल और केमिकली रिएक्टिव जो होते हैं। एलॉय यही होता है आपका, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। सो एलॉयज में बेसिकली ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, ठीक है, एलॉयज आप पढ़ सकते हो, वही होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। एलॉय क्या है, एन एलॉय, ठीक है, इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है जिसमें इन सॉलिड सॉल्यूशन में, ठीक है, इन सॉलिड सॉल्यूशन, इन सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें जो है मेजॉरिटी जो होता है वो मेजॉरिटी कंपोनेंट मेटल होता है, इन विच, ये याद रखना, इन विच मेजॉरिटी कंपोनेंट इज ए मेटल, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर से याद रखना है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। और एलॉय के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो। सो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ तो स्टील, ये ज़रूर पूछा गया है हर साल एमपीएससी में, स्टील किस चीज़ का एलॉय है, ठीक है, स्टील क्या है आपका, आयरन एंड कॉपर, ठीक है, एंड कॉपर का जो है वो एलॉय है स्टील, ठीक। ब्रास, ये सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये यही सब चीज़ें जो हैं यही सब पूछी जाती हैं ताकि आपके मार्क्स जो है कट हो और आप बेसिकली पीछे हो जाओ रैंक में, ठीक है, यही सब चीज़ें होती हैं जो गिराती हैं स्टूडेंट्स को कंपटीशन से। यही सब कंपटीशन क्रिएट करती हैं, ठीक, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन से ये सब। ब्रोंज जो है वो कॉपर एंड टिन का है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप गलत कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा ट्रू फॉल्स में, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो अब अगर आप सोचोगे हाँ कॉपर तो था ब्रास में, ठीक है, लेकिन कॉपर एंड टिन भी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप तुरंत कह दोगे ट्रू, लेकिन हो गया गलत क्योंकि कॉपर एंड जिंक का है, ठीक है, तो इसीलिए पूरा याद करना पड़ेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तो मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा याद रखो आप, ठीक है, डबल बना दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखो आप जो लिख रहा हूँ। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया आपका, स्टील हो गया आपका, एक और होता है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एसएससी जेई में बहुत आता है ये, ड्यूराल्यूमिन, ठीक है, ये जो मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा है 2014 में आया है ये, एनटीएससी, ओ सॉरी एनटीएससी नहीं, एसएससी जेई में, ठीक है, एसएससी जेई एग्जामिनेशन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये वाला एनटीएससी में आया है स्टील का, ठीक है, 2012 में, ठीक है, 2012 में आया है ये क्वेश्चन एनटीएससी में, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर का है,
तो अब आप समझ सकते हो ड्यूरा ल्यूमिन इसे बोलते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का। सो इसी के साथ हमारा मेटल्स का जो है टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। और एक और टॉपिक बचता है, नोबल मेटल हो गया प्रीशियस मेटल, ठीक है। प्रीशियस मेटल कुछ नहीं है, यही है कि प्रीशियस मेटल जो कि रेयर मेटेलिक केमिकल एलिमेंट होते हैं, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये बेसिकली खोजे जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। सो इनमें से होता है पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ठीक है। सो यही सब है। बाकी जो क्वेश्चंस जिससे फ्रेम होंगे मेटल्स के, वो सारे मैंने आपको कवर कर दिए हैं। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं अपने, जिसका नाम है नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स के बारे में हम आ जाते हैं यहाँ से। अभी स्पेस है तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे आराम से, ठीक। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की जानते हैं, लिखता भी हूँ मैं। फिजिकल यूज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक। सो इसको देखते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है डल है, ठीक है। बस मेटल का उल्टा कर दो। मेटल क्या थे? चमकदार थे, शाइनी थे, लस्टर थे। ये क्या है? डल है, ठीक है। अच्छे नहीं दिखते हैं, मतलब डल, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन बट ठीक है। डायमंड हो गया आपका, डायमंड यानी हीरा। हीरा बहुत ज़्यादा चमकदार है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो गोल्ड से भी ज़्यादा है, चांदी से भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। डायमंड, ग्रेफाइट हो गया आपका। ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की लिड्स में आता है आपके, ग्रेफाइट जो है पेंसिल की लीड में आता है, लगता है आपके, ठीक है। आयोडीन यानी नमक, ठीक है। नमक भी बहुत चमकीला होता है, वाइट होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है नमक। सो ये क्या है? आर लस्ट्रस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लस्ट्रस हैं, ऑल्दो दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, ठीक है, रेलवे वगैरह के एग्जाम में, कि डायमंड इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो लोगों ने गलत किया है कई बार। सो डायमंड बेसिकली डल भी नहीं होता है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है। सो कई बार ट्रू फॉल्स में ऐसे आता है कि डायमंड इज अ नॉन मेटल, सो इट इज डल, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स होता है क्वेश्चन में, या यस और नो, तो तुरंत यस कर देते हैं कि हाँ भाई नॉन मेटल तो डल होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है डायमंड उसमें, ठीक है। सो अब देखते हैं दूसरा चीज़। सो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे साथ ज़रूर नोट्स बनाइए। कट गया कि सॉरी है, डायमंड क्या कट गया? ओ ओके, कोई एरर हो गया, ग्रेफाइट इरेज हो गया। वो डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन जो है वो लस्ट्रस है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, फिर से लिख लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स होते हैं आपके, साउंड के नहीं, ठीक है, याद रखना। पिछली बार क्या था मेटल्स में, वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड के थे, लेकिन ये क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है दे आर वीक एंड ब्रिटल। वो कई हद तक हार्ड थे, ठीक है, लेकिन ये क्या है? वीक है और ब्रिटल है, ठीक है। ब्रिटल यानी समझते हो? ब्रिटल यानी कि बहुत ही जल्दी टूट सकते हैं, ठीक है। इजिली ब्रेकेबल, यानी ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेकेबल, टूटने लायक, टूट सकता है मतलब। दे हैव लो डेंसिटी, हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क शुरू होता है। ये अब जो पॉइंट्स लिखूंगा वो सारे पॉइंट्स से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इसमें क्या है आपका? दे हैव लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या है? लो डेंसिटी। और आखिरी क्या है? रिंगिंग साउंड। तो यहाँ पे मैं बता दूं, पिछली बार जो था, मेटल्स जो थे वो आपके गुड कंडक्टर्स थे, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड के। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स भी आपके गुड कंडक्टर हैं साउंड, ठीक है, साउंड के कह रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं। सो ये क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखो, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड when they are hit, when दे आर हिट, हाँ ठीक है, व्हेन दे आर हिट। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, वो बताता हूँ। सो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड, ठीक है।
और नॉन मेटल्स का कुछ स्टेटमेंट नहीं आएगा, बस सिंपल सा ये जो लाइन लिखा हूँ ये आ जाएगा, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हिट। तो अब आपसे आंसर क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप पूछा जा सकता है ये, कि बोथ ए एंड आर, मतलब कि दोनों सही है, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, या एमसीक्यू में आ सकता है ये। पहला स्टेटमेंट देगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड, ठीक है, दूसरे में ये देगा प्रोड्यूस नॉन मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हिट, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देगा बोथ आर करेक्ट, और चौथा ऑप्शन देगा ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। सो लोग अगर नहीं जानते होंगे तो वो गलत कर देंगे, अगर यहाँ पे जो आंसर होगा बोथ वन एंड टू इज करेक्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स भी प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हिट, ठीक है। सो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो। चार्जर ऑन कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। सो इतना चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यूजुअली जो है ये लो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर यूजुअली लो, आर यूजुअली लिखना मत भूलना, ठीक है, हमेशा, या अक्सर, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, हमेशा नहीं, ठीक है, अक्सर लो होते हैं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, यूजुअली सॉफ्ट, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बट डायमंड जो है, अब जो कि बहुत ही हार्ड है, ठीक है, बट डायमंड इज हार्डर, बट डायमंड इज हार्ड, ठीक है, ऑल्दो इट्स अ नॉन मेटल, ऑल्दो इट्स अ, ठीक है, इट्स अ नॉन मेटल, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। और नॉन मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, वो ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एलोट्रॉपिक जो है उस फॉर्म्स में आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। सो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो यहाँ हेडिंग डाल दो आप प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स ही डाल दो आप, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक। सो अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, लिख लो आप मेरे साथ जरूर से गाइस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, ऑफ एन नॉन मेटल्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एन मेटल्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाने के लिए। तो पहले है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आप लिख सकते हो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या करते हैं, टू फॉर्म आइदर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, टू फॉर्म आइदर, या फिर एसिडिक फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म आइदर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक फॉर्म करेंगे और न्यूट्रल, ठीक है, और न्यूट्रल या न्यूट्रल बने रहेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल ऑक्साइड्स, सॉरी, ठीक है, आइदर एसिड, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आइदर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो अब यहाँ पे देखो आप, आ, कि हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर बनाएगा, ये क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड में समझा दूँ। सो हाइड्रोजन जो है रिएक्ट किया, वाटर बना लिया। सो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करें एक ऐसे सॉल्ट बनाएं, ठीक है, जिसमें उन दोनों का जो है स्टेट, दोनों का स्टेट बदल जाए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, किस स्टेट में लाई करता है, गैसियस, हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, किस स्टेट में लाई करता है, गैस के। दोनों क्या है, दोनों क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक। लेकिन जब ये केमिकल रिएक्ट करके ऐसा कुछ बना लें, ठीक है, ये क्या है, वाटर है, वाटर किस स्टेट में लाई करता है, लिक्विड। क्या इन दोनों में से किसी का भी स्टेट लिक्विड था गाइस, तो आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका एक स्पेशल अलग से स्टेट आया है, जो कि रिएक्टेंट साइड में था ही नहीं, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। मैं बार बार कहता हूँ, आर के राइट हैंड साइड जो होता है वो प्रोडक्ट साइड होता है, जो जब ऐसा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट स्टेट इज डिफरेंट, प्रोडक्ट स्टेट इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, एंटायरली डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देख, ऐसी चीज जब ऐसा चीज बन जाए तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल ऑक्साइड बन गया ये हमारा, ठीक।
सो अब देखो आप, नेक्स्ट चीज, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सिंपल सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स डू नॉट, डोंट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, डोंट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिंपल ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है कभी कभी, या नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर या डोंट रिएक्ट विथ वाटर, तो आंसर इज डोंट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। नॉन मेटल्स डोंट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है डोंट रिप्लेस, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस है, मैंने जो बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है, रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस करते फ्रॉम एसिड्स, एसिड्स में से, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है गाइस, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ये सब बनेंगे इससे, ठीक। इतनी चीज़ें आ गई समझ में। सो अब तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक नॉन मेटल का एग्जांपल दे देता हूँ। कार्बन है, ठीक है, कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है आपका, CO2 बनाता है। जैसे आप समझो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। डाई यानी, डाई का मतलब समझते हो, डाइऑक्साइड यानी, और डाई मतलब टू, ठीक है, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जब मैं वैलेंसी पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो अभी के लिए बस थोड़ा समझो। सो रिएक्शंस ये सब लिख लो, इसको याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। CO2 जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, H2O के साथ, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो बिल्कुल रिएक्ट करता है जी। ये बनाता है, क्या बनाता है बताओ, तो बता सकता है। सो ये है, बनाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी सॉलिड स्टेट थी, इसकी सॉलिड स्टेट, इसकी सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट है ना, गैसियस स्टेट है, और आपकी H2O जो है वो लिक्विड स्टेट है, ठीक है। और ये जो H2CO3 बना है ये आपका एक्वस स्टेट है, ठीक। सो यहाँ पे जो है दोनों की स्टेट क्या है, चेंज है, और प्रोडक्ट की स्टेट भी एंटायरली चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो CO2 गैस और H2O वाटर, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, CO को आप जानते हो क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो यानी वन, मोनोऑक्साइड। और अगर मैथ्स में क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, क्वाड्रेटिक। सो इक्वेशंस होते हैं ये, लीनियर इक्वेशन, लीनियर यानी वन, ठीक है, मोनोमियल यानी 1 डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, सो उसकी बात करेंगे। सो मोनो मीन्स वन, ठीक है। सो ये क्या है, एक सिंगल है ना, ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल कंबाइन किया है CO के साथ, ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक। सो अब अदर चीज पे बात करते हैं, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स के यूजेस पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। सो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक, नॉन मेटल्स, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, CBSE 6 to 12, ये ऐसे ही आपके इंफॉर्मेटिव वीडियोस एजुकेशन के रिलेटेड हम लोग डालते रहेंगे, ठीक है, अपलोड करते रहेंगे, और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हेल्प होगी गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे पहला यूज़ यही है कि नॉन मेटल्स क्या, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन है, तो इस एसेंशियल है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन क्या है, वो वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं, हम वेजिटेबल घी बनाते हैं बाय द प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसके जो यूजेस हैं वो कॉम्पिटिटिव टाइप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको आप लिखो, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये बेसिकली जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये इस डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम्ड है, ठीक है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन फ्रेम्ड नोट्स हैं ये सारी चीज़ें, इससे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं इन सारे नोट्स से, ठीक है, इन सारे टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सो मतलब ये कह सकते हो कि ये कई सारी बुक्स का निचोड़ है, ठीक है। मैंने जब अपने टाइम पे बहुत सारी स्टडी की थी, CBSE की भी बुक पढ़ी थी, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बुक पढ़ी थी, अदर कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशंस की बुक पढ़ी थी, ठीक है। सो उसका निचोड़ जो है उसके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे बहुत अच्छे से, ठीक है। सो उसका निचोड़ आपको मिल रहा है, समझ लो आप, ठीक है। सो कई बुक्स का आपको निचोड़ मिल रहा है। सो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है इज यूज्ड टू कन्वर्ट, किसके लिए कन्वर्ट किया जाता है,
कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल, आपका वेजिटेबल जो ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल उसको घी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, वेजिटेबल घी बनाते हैं हम लोग उससे, इनटू वेजिटेबल घी बाई हाइड्रोजिनेशन, बाई जो है आपका हाइड्रोजिनेशन के जरिए, ठीक, ठीक है। सो नाइट्रोजन जो है आपका, नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन्स बाई प्लांट। सो N2 जो है, नाइट्रोजन जो गैस है आपके चिप्स के पैकेट्स में डलती है, ठीक है, ताकि वो उसके जो चिप्स हैं वो रिएक्ट ना करें बाहर ऑक्सीजन से, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व करते हैं हम लोग ना, फूड इज यूज टू प्रिजर्व फूड, to preserve food manufacturing and for manufacturing proteins by plants, ठीक है, by plants, ठीक। सो अब यहाँ पे आप देखो, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज यूज फॉर कटिंग रॉक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एज इलेक्ट्रोड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड पेंसिल। सल्फर जो है वो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, एज फंगिसाइड इन मैन्युफैक्चरिंग। सो आप लिख ही लो, ठीक है, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन जो है, कार्बन के दो फॉर्म्स होते हैं, कार्बन के मतलब हाँ, कार्बन के तीन फॉर्म्स होते हैं। एक है आपका ग्रेफाइट, इसको लिख लो जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट, दूसरा है आपका डायमंड, तीसरा है आपका बक इंस्टर पोलरीन, ठीक है, इसे याद रखना, पोलरीन, ठीक है। ये हाल ही में खोजा गया, ये तीन फॉर्म्स, ये वाला लास्ट वाला तो मतलब कि रिसेंटली आया है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका फॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट भी कार्बन का फॉर्म है, कार्बन से बना है, ठीक है, और डायमंड भी कार्बन का ही फॉर्म है। सो सोच सकते हो कि पेंसिल के लीड जिससे आप लिखते हो, और हीरा, ठीक है, दोनों को बेसिकली कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो लेकिन क्या है, प्रेशर और अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर जब झेल जाता है ग्रेफाइट कार्बन, सॉरी, तो वो क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो वही है, अगर आप लोग अच्छे से आज मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तो फिर आप भी क्या बन जाओगे, कल को सक्सेसफुल हीरा बन जाओगे। सो वही चीज़ है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर आप समझो, ठीक है, आप भी नॉलेजेबल हो जाओगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो नॉलेजेबल हो जाओगे। आ, तो अब देखो आप क्या चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइड एज इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट किसकी तरह एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोड के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पेंसिल को जो है सॉकेट्स में ना डालें, बच्चों को कहा जाता है ना कि पेंसिल्स को सॉकेट में ना डालें, नहीं करंट मार देगा, ठीक है। करंट बेसिकली उस वुड में नहीं होता है, पेंसिल में नहीं होता, लेकिन जो पेंसिल की जो टिप होती है ग्रेफाइट, ठीक है, जो उसके अंदर होती है वुड के, तो उसमें बेसिकली करंट आ जाता है, करंट जनरेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड का काम कर देती है, ठीक है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट, ठीक है। सो आप समझ सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिड इन पेंसिल्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, पेंसिल लिड्स बनाते हैं, ठीक है, पेंसिल लिड्स बनती हैं इससे। सो अब आप देखो, क्लोरीन, क्लोरीन क्या काम करता है, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, पानी में बेसिकली जो गंदगी बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियाज वायरसेस हैं उसको डिसइंफेक्ट करता है या पानी को साफ करता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। क्लोरीन इज यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बनाता है, ठीक है, क्लोरीन पेस्टिसाइड, ठीक। सो अब बात करते हैं, ये तो हो गया मेटल नॉन मेटल, और इसी से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा कवर हो जाएगा, मेटल्स का भी नॉन मेटल्स का भी। तो नॉन मेटल्स का टॉपिक यही खत्म होता है। सो अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब हम बात करेंगे आपका मेटलर्जी के बारे में। सो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, सो इसे अब हम थोड़ा देखते हैं, मेटलर्जी, ठीक है।
सो ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। तो आपको पता है ज़मीन से जब मेटल्स निकाले जाते हैं तो वो वैसे फॉर्म में नहीं होते हैं जैसे हमको यूजेबल फॉर्म, ठीक है, जैसे बोलते हैं। जैसे पानी भी जब आप पीते हो तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो आप आरओ यूज़ करते हो या कोई भी फ़िल्टर यूज़ करते हो ताकि उस पानी में इम्प्योरिटीज़ हट जाएँ और हम प्योर वाटर ड्रिंक करें। तो वैसे ही जो है जब मेटल्स निकाले जाते हैं तो उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। सो उसे क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है या प्योर फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। सो अब मेटलर्जी के बारे में हम समझते हैं। मेटा ये हो गया आपका, नॉन मेटल ख़त्म हो गया यहाँ से, तो नॉन मेटल टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आप देखो मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है, उनके ओर से निकालने के लिए। मेटल्स किस फॉर्म में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं नेचर में, और फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा, पॉइंट बनेगा, ठीक है। मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं ओर के फॉर्म में, ठीक है। नेचर जब हमको मेटल देती है, कुदरत जब हम मेटल देती है, जब हम निकालते हैं तो वो ओर के फॉर्म में रहता है, ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। सो स्टेप्स इन मेटलर्जी जो होते हैं, पहला स्टेप है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। स्टेप्स यहाँ लिखो आप, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। मेरे साथ ज़रूर से नोट्स बनाएं, ठीक है, इससे आपको हेल्प होगी पूरा टॉपिक रिवाइज करने में और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। ओर का कंसंट्रेशन देखा जाता है कितने अमाउंट में है और कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, क्या क्या हमें कैसे करना है, ठीक है। फिर रिडक्शन प्रोसेस होता है, ये सब पूरा प्रोसेस मशीन बेस्ड होता है, ठीक है, पूरा मशीन बेस्ड होता है। साइड्स पे टीम होती है वो सभी सारा काम करती है। और फिर एट लास्ट होता है आपका रिफाइनिंग, ठीक है, यानी प्योर फॉर्म में एकदम बनाया जाता है। सो अब देखते हैं आप। सो ये तो हो गया आपका, ये सारी टॉपिक्स हो गई, ठीक है, इसी सब से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके मेटलर्जी में भी। सो अब एक कुछ प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस देखते हैं। पहले मैं बता दूं ओर्स क्या होता है, ठीक है, और मैंने बताया लेकिन और को बारे में थोड़ा और जानिए। दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर्स की डेफिनेशन लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं जो, ठीक है, वो बेसिकली ओर फॉर्म में ही पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। सो लेकिन ओर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैं देख लेता हूँ। ओर्स की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है, दोज मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक, ठीक है, ये सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स हमारी बॉडी में भी हैं, ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में भी जिंक है, आपकी बॉडी में भी मैग्नीशियम है, आपकी बॉडी में भी फॉस्फोरस है, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ खाते हो, तो आप खाना खाते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं, ठीक है। आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें तो बनी हुई है ना, तो जो भी आप खाते हो पहनते हो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, सब चीज़ केमिस्ट्री है, ठीक है। सो अब आप देखो ये प्रोसेस क्या है। पहले दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड यानी निकालना, ठीक है, किसी भी चीज़ से निकालना, एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली यानी मुनाफा होना हमारा, प्रॉफिटेबली, ठीक, कोई नुकसान ना होना, एंड कन्वीनियंटली, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, आराम से यानी, ठीक है, आराम से अच्छे से निकाल लेना, कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। तो इसे ओर्स कहा गया है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, ठीक है, आर कॉल्ड ओर्स। सो अगर आप इसे एग्जाम में लिखते हो एकेडमिक एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को निकाल सकें प्रॉफिटेबली, मुनाफे के लिए, ठीक है, और आराम से अच्छे से निकाल सकें, उसे कहते हैं ओर्स। सो मैं बता दूं, जो भी मेटल हमें मिलता है, नेचर जब हमें मेटल देती है ज़मीन के अंदर से, जब ड्रिलिंग होती है कहीं से भी मिलता है, तो वो बेसिकली ओर फॉर्म में ही होता है, ठीक। सो इसे आप याद रखो।
और एक और टॉपिक है, ठीक है, गैंगू, ठीक है, गैंगवी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं गैंगवी, ठीक है, ये भी कई बार स्टेट, ये किस में आया है, ये एसएससी जेई में आया है, ठीक है, एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2003 में, ठीक है, गैंगवी। और इसे आप बोलते हो दो नाम से, गैंगवी और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका क्लास 12 मैथ्स में भी है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैट्रिक्स। सो गैंगवी और मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत ध्यान से समझो। सॉरी कट गया, काटो मत, गैंगवी और मैट्रिक्स लिख लेना। सो अनवांटेड इम्प्योरिटीज, सिंपल वर्ड्स में, अनवांटेड impurities, impurities of sand and rocky materials, of sand, ठीक है, ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स, जो कि और में प्रेजेंट है, ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल, पथरीली, ठीक है, पथरीली मतलब जो गंदगी नहीं होती ज़मीन में, पत्थर वगैरह चट्टानों वगैरह में जो गंदगी होती है नीचे, वही सब समझ लो आप, प्रेजेंट इन द ओर, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट होनी चाहिए इन द ओर में, ठीक है, ज़मीन में नहीं, प्रेजेंट इन द ओर। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है, प्रेजेंट इन द ओर। सो ये होता है आपका गैंगली और मैट्रिक्स, इसे आप याद रखना जरूर से। तो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर, तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप एकेडमिक्स में अगर ये पूछा गया और आपने इस डेफिनेशन को लिखा, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार, ठीक है। सो अब कुछ प्रोसेसेस की बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला प्रोसेस है आपका रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है, अब वो वाला रोस्टिंग मत समझ लेना जो आजकल सोशल मीडिया पे किया जाता है रोस्ट, वो सब नहीं है। सो यहाँ पे साइंटिफिक प्रोसेस से देखो, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग, ठीक है, कुछ प्रोसेस हम करते हैं ताकि हमें वो मिले जो हम चाहते हैं, ठीक है, कुछ जैसे आपको खाना कैसे मिलता है, खाना रोटी, क्या रोटी कैसे बनती है, आटे से बनती है, तो आटा क्या, आटे से हम रोटी बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, गैस जलाते हैं, स्टोव का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे बेलते हैं, उसे शेप में देते हैं, ठीक है, फिर उसे प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट करते हैं थोड़ी देर, फिर उसे फिर निकाल लेते हैं, ठीक, आटे को बेसिकली वो सानते भी हैं, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमें आटे से रोटी बनानी है, तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सो वैसे ही ये सारे जो हैं ये प्रोसेस हैं ताकि हमें अपनी मर्जी मुताबिक चीज़ें मिलें, ठीक है। सो देखो आप सल्फाइड ओर्स, यहाँ पे देखो आप सल्फाइड के ओर्स, सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड, ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, और बुकिश डेफिनेशन आप बोल सकते हो, आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है, इनटू ऑक्साइड्स में कन्वर्ट मारा जाता है इसे, ठीक है, बाय हीटिंग, हीट के जरिए, बाय हीटिंग, कुछ प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, या हीटिंग करो या टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ ये सब प्रोसेस है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली। अब यहाँ पे जो है आपका, ओ सॉरी, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली in presence of excess air, by heating strongly in presence of excess air, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सो दैट आपका यहाँ देखो आप, सो दैट ऑक्साइड, सो दैट ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन है वो गेट्स हो जाएगा, एडेड हो जाएगा आपका, टू फॉर्म, फॉर्म करेगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, टू फॉर्म करेगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स को फॉर्म कर देगा, ठीक है। सो सल्फर इम्प्योरिटीज एस्केप एज गैस, सो ये इसका साइंटिफिक डेफिनेशन है, ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस का। सो इसे आप जरूर याद रखें, ठीक है, रोस्टिंग हो गया। अब एक और प्रोसेस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कैल्सिनेशन, एकेडमिक्स में बेसिकली एट्थ नाइन्थ में आपका आता है, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ में भी आता है, ठीक है, सीबीएसई में। सो आपके एकेडमिक्स में ये टॉपिक होंगे ज़रूर। तो वैसे जनरल साइंस में तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, ओर को हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे क्या है, ओर इज हीटेड इन एट हाई टेम्परेचर, ओर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, ओर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे, ओर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन एब्सेंस है आपका एयर का, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, और क्या है, आप और को हीट किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे बट इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक। सो यहाँ पे एयर पार्ट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लिखो, इस ये कई बार आता है,
ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन कैल्सिनेशन प्रोसेस एयर टेक्स अ पार्ट इन रिएक्शन, सो आंसर इज नो। ठीक है, एयर इज नॉट इन्वॉल्व, एयर इज नॉट ए पार्ट, नॉट टेक पार्ट, ठीक है, नॉट टेक पार्ट, हिस्सा नहीं लेती है, नॉट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन दिस प्रोसेस। ये हो गया। अब आपका एक और टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। सो थर्माइट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या है? बेसिकली आयरन ऑक्साइड रस्ट, ठीक है, रस्ट का फॉर्मेशन को ही थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। सो देखते हैं। हम्म, तो वही चीज़ है। सो एक थर्माइट रिएक्शन इट इज बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप, इट इज, इट्स बेसिकली इट्स बेसिकली आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, इट्स बेसिकली, सॉरी, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड या रस्ट इसे बोलो आप, रस्ट के जरिए रिएक्शन होती है। तो रस्ट रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम, ठीक है, रस्ट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम, टू प्रोड्यूस मॉल्टन आयरन, ठीक है, टू प्रोड्यूस करना है आपको मॉल्टन आयरन, प्रोड्यूस मॉल्टन आयरन, मॉल्टन आयरन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो आयरन ऑक्साइड क्या होता है। सो यह याद रखना, ये कई बार पूछता है एमसीक्यू फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड का केमिकल रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूला, इसे बोलते हैं Fe2O3, ठीक, सॉरी। तो इसी को आप बोलते हैं रस्ट, सॉरी। तो इसी को आप बोलोगे रस्ट, ठीक। सो थर्माइट रिएक्शन अब मैं लिखने वाला हूँ कि ये रिएक्शन होती क्या है, इस रिएक्शन को याद रखना आप जरूर से। Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम के साथ जब आप Fe2O3 यानी सॉलिड, ठीक है, Fe2O3 क्या है, एक सॉलिड है, Fe2O3 एक सॉलिड है, एल्यूमिनियम क्या है, ये भी एक सॉलिड है। ये जब एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे तो बनेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये रिएक्ट करेगा आपका फिर 2Fe, इसका स्टेट क्या होगा, लिक्विड, ठीक है। हाँ, 2Fe आयरन, हाँ, आयरन का स्टेट, आयरन का स्टेट तो लिक्विड नहीं होगा, ठीक है, आयरन का स्टेट आपका सॉलिड ही होगा, सॉरी, ठीक है। सो ये हो गई आपकी थर्माइट रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या होती है, थर्माइट रिएक्शन जो है, थर्माइट, याद रखना, एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन का पार्ट हैं, उसको भी मैं जल्दी उस पर ऊपर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है, उस पर हर चीज़ कवर करूँगे, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन क्या है, इज एन एंडोथर्मिक, इज एन एंडोथर्मिक नहीं, सॉरी, एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे खत्म, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बचेगा वो वही है मेटालॉइड्स, ठीक है। सो मेटालॉइड्स बचेगा, कोरोजन बचेगा, और आपका प्यूरिटी, ठीक है। प्यूरिटी प्रिवेंशन तो आप खुद ही से जानते हो, वैसे उससे क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं। सो ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं, इसी चीज़ में। सो मेटालॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सो मेटालॉइड्स, मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि आउट ऑफ 114 एलिमेंट्स कुछ मेटल्स हैं, बाकी मेटालॉइड्स हैं, फिर नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सो मेटालॉइड्स क्या हैं, सो जो कि बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। दोज केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप, दोज केमिकल एलिमेंट्स, दोज केमिकल एलिमेंट्स विच एग्जिबिट, ठीक है, या that exhibit both properties, that exhibit properties
that exhibit properties of both metals and नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या है? दोज केमिकल एलिमेंट्स जो कि एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। सो ये सारी चीज़ें होंगी। सो इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी आपको। देयर आर 7 मेटलॉइड्स, ठीक है। ये कितने हैं आपके? ये 7 मेटलॉइड्स हैं, ये याद रखना आप। 7 मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। 7 क्या है आपके? मेटलॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स, ठीक है। सॉरी, पर से स्पेलिंग वैसे आप देख भी सकते हैं, मेटालॉइड्स, ठीक। इसी में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। देयर आर 7 मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 में है, ठीक है। और जिगजैग स्टेप लाइन है पीरियोडिक टेबल में जो कि मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट करती है गाइस। और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली।